अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है और इस चैप्टर का नाम हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे हैंडआउट्स के थ्रू, आपको पता होगा ये हैंडआउट्स की बाकायदा सीरीज चल रही है। जितने भी एमसीक्यूज हमने अभी तक कवर किए हैं सारे के सारे हैंडआउट्स के थ्रू होते हैं और आने वाली वीडियोस के अंदर जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे वो हैंडआउट्स के थ्रू ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपने वो किस तरह से देखनी है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं बीच में एक वीडियो आ रही है, ये वीडियो आ रही है। थंबनेल हमेशा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो की नंबरिंग होगी वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी और दूसरा आप यहाँ से टाइटल से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि वीडियोज में फिर काफी गैप्स आ रहे हैं, तो फिर ये आपको मिलेगी नहीं बाद में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आपके सामने ये दूसरा प्लेलिस्ट होगा। यहाँ पर क्रिएटेड प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास, या फिर आप नीचे आएंगे यहाँ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक अलग से सेक्शन होगा, उसके अंदर हमारे पास ये फिजिक्स 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड एक फोल्डर बना हुआ है, यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स जो वो ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं और आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपने इस पे क्लिक कर देना है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ पे घंटी होती है, उसको भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो है हमारे पास फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास दिस मीन्स दैट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स फ्लक्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है हमारे पास क्या होता है, तो ये फ्लक्स का सिंबल होता है हमारे पास इक्वल टू बी, और ये जो साइन उल्टा टी नीचे बेस में लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये साइन परपेंडिकुलर का, ये उल्टा टी लिखा होगा नीचे करके। तो बी परपेंडिकुलर टू ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो होता है बी ए कोस थीटा। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या मतलब है कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वो बी परपेंडिकुलर टू ए होता है और जो कि इक्वल होता है बी ए कोस थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने याद रखना है कि बी ए कोस थीटा होगा, साइन नहीं होगा या बाकी टेन कुछ भी नहीं होगा, होगा हमारे पास कोस थीटा, और ए भी नहीं होगा हमारे पास क्या होगा, बी ए होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ द फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। अगर हमारे पास फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है ओवर द एरिया, वी मस्ट एड अप ऑल द लिटिल पीसेस ऑफ फ्लक्स। यही फ्लक्स का सिंबल है, साथ में भी आ गया, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये बाकायदा हैंडआउट्स की लाइंस है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बाकी ये ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। तो अगर हमारे पास फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है ओवर द एरिया, वी मस्ट एड अप, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, लिटिल पीस ऑफ फ्लक्स, जो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होता है बी डॉट डी ए के इक्वल होता है। तो बी कैपिटल होगा, उसके बाद हमारे पास डॉट और स्मॉल डी, फिर कैपिटल ए होगा। तो ये आपने याद रखना है कि बी डॉट डी एम हमारे पास इसके इक्वल होता है। फ्लक्स बी जब आ जाए हमारे पास बी डॉट डी ए के इक्वल होता है। ये बी तो नीचे लिखा हुआ है ना, आपने इसको शुरू में लेकर आ जाना है, इधर भी कैपिटल में, इधर भी हम कैपिटल में लिख देंगे। फिर डॉट के बाद जो डी आएगा वो स्मॉल होगा और ए जो है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स इज। तो फ्लक्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हैंडआउट्स में बाकायदा लिखी हुई है। तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये आपने इस तरह से भी हो सकता है पेपर में आ जाए कि हमारे पास जो है डायमेंशन ऑफ फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड एंड आपसे अगला पूछ ले कि क्या होगा, एरिया पूछ लेंगे। यानी एक चीज भी पूछ सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इनमें से एक दी होगी और एक आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने बाकायदा इस पूरे को याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एमसीक्यू कोई भी वो दे सकते हैं। पैटर्न सारा यही होगा, बीच में कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पर है, आपसे फर्ज करें पूछ ले कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी पूछ लेंगे। हमने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को जब एक दफा पढ़ लिया तो हमें चीज जो है वो समझ आ जाती है कि इसमें आ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि हमारे एक चीज याद करेंगे, जब हमने एक दफा उसको देख लिया तो कोई मसला नहीं होगा। मेन एमसीक्यू ये है, यही फॉर्मूला है, हमें ये पता होना चाहिए। बाकी ये जो चीजें जब हम इसको याद करेंगे, यानी याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमने याद करना है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसको एक दो दफा हम पढ़ेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही है। लिटल चीजें हैं, ऐड हम करेंगे, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए तभी ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद ही याद हो जाती है। तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या थी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। और इसी के आगे हमारे पास एक नई एमसीक्यूज है 1 वेबर इक्वल टू। और इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, अभी तक तो मैं सारे कवर कर चुका हूँ और आने वाली वीडियोस में अगर बाकी होंगे वो भी कवर कर दिए जाएंगे। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि वैल्यूज टाइप के जो होते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ के क्या हो गई, तो कांस्टेंट वैल्यूज हो गई। इसी तरह जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास 1 न्यूटन क्या हो गया,
तो ये सारी आपने याद रखनी, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे MCQs जो है वो आते हैं रहते हैं पेपर में, जो कि हमारे पास जो है मुश्किल सी बात होती है कि हर एक की कैसे याद करेंगे। इतनी ज़्यादा भी वैल्यूज़ नहीं है पूरे बुक में, तो चंद ये है हमारे पास, तो वो आप याद करेंगे तो ये हमारे पास आसानी होगी आपके लिए। पेपर में मुफ्त के नंबर है हमारे पास ये। नेक्स्ट MCQ क्या हमारे पास 1 वेबर किसके इक्वल है, तो 1 वेबर हमारे पास 1 टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 1 वेबर किसके इक्वल है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। टेस्ला मीटर भी लिख सकते हैं अलग से, वो और फर्ज करें नंबर ना देंगे शुरू में, टेस्ला मीटर क्यूब कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। हमने क्या याद रखना है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 1 वेबर किसके इक्वल है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टोर्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0 होता है हमारे पास। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है, जैसे मैथ वगैरह हो गए, उसमें भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स पूछी जाती है, और फिजिक्स में भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स अक्सर पूछी जाती है। तो ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं आपने इनको लाजमी याद रखना है, इनमें करना कुछ नहीं होता, हल्का सा जो हमारे पास एक आंसर होता है, ज़्यादातर 0, 1 इस तरह के MCQs जो वो पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ है मैग्नेटिज्म का, जो कि कहता है हमारे पास कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज। तो मेन स्टेटमेंट ये चीज़ है, ये आपने याद रखना है, और ये लॉ जो दी हुई है इसका नाम भी आपने याद रखना है कि ये कौन सी लॉ में बताया गया है। फंडामेंटल लॉ कौन सी है, मैग्नेटिज्म की लॉ है, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। लॉ ऑफ और भी चीज़ें दे देंगे, वो उनके ऊपर है, लॉ ऑफ ये, लॉ ऑफ वो सारी चीज़ें दे देंगे, जो हैंडआउट्स में लिखी भी नहीं होंगी वो भी लिख देंगे। हमने मेन याद रखनी है फंडामेंटल लॉ है कौन सी है, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, जो कि कहती है हमारे पास कि फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग द सरफेस इज इक्वल टू दैट ऑफ एंटरिंग इट। तो ये हमारे पास कोई खास MCQ नहीं है, बस कुछ MCQs जो होते हैं वो एक किस्म से आप कह सकते हो फालतू टाइप के भी होते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आ जाए, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर कवर करना होता है, तो मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं सकता। अगर मैं छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है क्या पता यही आ जाए। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ MCQs थोड़े से फालतू भी होते हैं बीच के अंदर, मैंने नोटिस किया है। तो ये कोई खास MCQ नहीं है, इस तरह के MCQs मुश्किल है कि आए, एंटरिंग क्लोजिंग ये इतने खास नहीं होते, लेकिन क्या पता आ जाए। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो हो सकता है फ्लक्स भी आपसे एक ब्लैंक पूछ ले, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग द सरफेस, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स का अमाउंट होता है जो कि सरफेस को लीव करते हुए किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू दैट एंटरिंग इट। यार जितना लीव करेगा उतने उसने एंटर किया होगा, इज इक्वल, यानी इसका मतलब है वो फ्लक्स का अमाउंट होता है लीविंग द सरफेस, जो कि सरफेस को लीव कर रहे हैं, यानी फ्लक्स का जो अमाउंट है वो सरफेस को लीव कर रहा है, वो किसके इक्वल है, जितना एंटर करेगा। जाहिर सी बात है, अब फर्ज कर एक शादी हो रही है 20 बंदे के, तो आपसे भी 20 ही आएंगे ना। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग, जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है जो कि लीव कर रहे हैं सरफेस को, वो इक्वल है किसके, जितने एंटर हुए थे उसके इक्वल है। लीव कर रहे हैं तो लीव तो ऑलरेडी कर रहे हैं, दोबारा क्यों लीव करेंगे, जब लीव हो रहे हैं तो बात हो रही है कि इक्वल किसका होगा, जितनों ने एंटर किया होगा उसके इक्वल होगा। तो एंटरिंग हमारे पास करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर फ्लक्स भी आपसे एज अ ब्लैंक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है स्फीयर ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग। अब ये जो एक MCQ है, आप MCQ टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर हैंडआउट्स में एग्जांपल टाइप लिखी हुई थी, और इसके मुफ्त के नंबर है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट आप समझ ले या जो ही समझ ले, इसका आंसर यही आने वाला है, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है। और इस तरह के जितने भी MCQs हैं इनको लाजमी याद रखना है, इनको इग्नोर नहीं करना आपने। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्फीयर ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट कैरीज अ स्टेडी करंट, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट इज बी। तो ये जो बी लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट इज बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट इज बी, फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर इज। तो हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, एक रेडियस होगा, ये सारी चीज़ें स्टेडी वेडी जो भी लिखा होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपने ऐसे ही याद रख लेना, इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते, न्यूमेरिकल्स जो है उनको मैं अभी फिलहाल नहीं समझा सकता, और ये बाकायदा कोई खास स्टेटमेंट नहीं है। आपने इसको ऐसे ही जैसे वैल्यू ऑफ जी है ना, उसी तरह से इसको भी आपने याद रख लेना, ये एक वैल्यू है, इसको सोल्व करेंगे, डिटेल में नहीं जाना हमने। ये सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, बस ये आपने याद रखनी है कि स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा। तो ये स्टेटमेंट है और इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है हमेशा। ये हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है, ये आ सकता है आपके पास पेपर में। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ सर्किट ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फ्राइडेज लॉ फॉर इंड्यूस्ड EMF। तो ये हमारे पास 3 लॉज है, फ्राइडे लॉ,
तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इसका ही है, फ्राडेज लॉ फॉर इंड्यूस ईएमएफ। इस स्टेटमेंट क्या लिखी है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ सर्किट, तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सर्किट के अंदर चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, जो कि प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब इंड्यूस होगा तो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो ये किस लॉ में बताया गया है, तो ये हमारे पास लॉ है फ्राडेज लॉ फॉर इंड्यूस ईएमएफ। ये आपने याद रखना है कि वो लॉ कौन सी, ये बाकायदा जब स्टेटमेंट आ जाए तो आपसे लॉ के बारे में पूछेंगे। और यहाँ पर तो मैंने बाकी लॉज भी लिख दिए हैं, तो ये इस तरह से हो सकता है ना है, या फिर आप भी सकते हैं, लेकिन आपने मेन ये याद रखने हैं। और बाकी लॉज हमारे पास बुक में काफ़ी सारे लॉज लिखे हुए हैं, तो उनके नाम भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। मेन चीज़ ये अपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है माइनस डेल्टा फ्लक्स का सिंबल है हमारे पास 5B/dt, वेयर इसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, वेयर ई इज द इंड्यूस ईएमएफ। मैं इसको ई बोल रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, इंड्यूस, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। ये जो ई लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पर मैं इसको ई बोल रहा हूँ, तो इसका मेन मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका, इंड्यूस ईएमएफ ही है, इसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। ये ई नहीं है सिंबल वाला, ये है इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल है, -ΔΦB/dt। तो हमारे पास जो ई है यानी इंड्यूस ईएमएफ वो -ΔΦB/dt के इक्वल है। तो हमसे आगे पूछ के हैं कि हमारे पास जब कॉइल है वो n टर्न्स पे कंसिस्ट करेंगे, तो ये ई जो है हमारे पास यानी इंड्यूस ईएमएफ वो फिर किसके इक्वल होगा। तो जब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स पे कंसिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो माइनस तो आएगा इधर भी, तो हमने माइनस लगा दिया, इधर भी हमने माइनस लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि n टर्न्स होंगे, तो n तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी दो तो पॉजिटिव में थे, इसलिए तो ऑलरेडी गलत हो गए हैं। ये -n आ गया, और dΦB/dt तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बस n टर्न्स हो गए तो n को शुरू में लिख देंगे, बस बाकी सेम है सारी चीज़ें। ये आपने याद रख लेना है, और ये भी याद होना चाहिए आपको कि इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है, और जब n टर्न्स हो जाते हैं तो क्या होता है, बस n ही लग जाता है और सारी चीज़ें सेम होती हैं। हाउ डज द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज, कंसीडर अ कॉइल एंड मैग्नेट वीकेन। तो हमारे पास ये बाकायदा स्टेटमेंट लिखी हुई थी हैंडआउट्स में, और इस तरह के एमसीक्यूज में काफ़ी देख चुका हूँ, क्विजेस में भी आता है इस तरह के एमसीक्यूज जो है हमारे पास, और मिड टर्म में भी आ रहे थे इस तरह के एमसीक्यूज। तो इसके अंदर क्या लिखा है, हाउ डज द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज। तो फ्लक्स जो होता है हमारे पास कॉइल के थ्रू किस तरह से चेंज होता है, तो हमें बोल रहे हैं कि एक कॉइल को कंसीडर करें और एक मैग्नेट को वीकेन। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम मैग्नेट को मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका साइज और शेप ऑफ द कॉइल बाय स्क्वीजिंग इट, और कॉइल को मूव कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारे पास इसका हमारे पास बुक में बाकायदा लिखी हुई है, यानी हैंडआउट्स में बाकायदा मेंशन की हुई है कि तीन चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, आपसे ब्लैंक्स में पूछी जाएंगी, और उसके नीचे एक ऑप्शन भी दिया होगा कि इसमें से कौन सी है। तो ऑल ऑफ देम हमारे पास ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो इस स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, और जो कि ट्रू है हमारे पास, इनको हमने याद रखना है कि इन तीनों की तीनों आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, और हमारे पास यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबल रोप है जिसका रेडियस ये है, स्ट्रेंथ ये है, ए बी है, स्ट्रेच एंटिल इज क्लोजेस्ट 0.20 सेकेंड लेता है। लूप को क्लोज होने में हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का इस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.034। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी चैप्टर के अंदर आपने जाना है, वहाँ से आपने फॉर्मूला देख लेना है और इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स की जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या बाकी सारी इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सॉल्व वगैरह करेंगे। फिलहाल हमारे पास जाहिर सी बात है टाइम नहीं है, एमसीक्यूज को ही हम कवर कर रहे हैं, तो आपने इसको एज एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से देख लेना है कि इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.034। सॉल्व किस तरह से करना है इस चैप्टर के फॉर्मूलाज में जाएंगे आप, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पे एक एमसीक्यू है जो कि मैं लिखा हुआ है वायर ऑफ लूप रेडियस है 0.30, फिर लिखा हुआ है फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला इज परपेंडिकुलर टू द लूप, द फील्ड चेंज -20, 0.20 is 1.5 second, find the magnitude of the average induced EMF in the loop during this time। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.095 वोल्ट। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो जो है न्यूमेरिकल, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में जो है न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये दो आपने लाजमी याद रख लेना है। और इस तरह की अलग वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। वो एमसीक्यूज आपने लाजमी करने, वो आने वाले दिनों में जो वीडियोस आएंगी। आजकल वीडियोस जो वो जल्दी नहीं बन पा रही क्योंकि ये उनको देखने में ढूंढने में सारा टाइम निकल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश फोर्स इज नॉट रियली अ फोर्स।
तो हमारे पास कौन सी फोर्स है जो कि एक्चुअली हमारे पास जो है वो एक फोर्स नहीं है बल्कि एक डिफरेंस है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो हमारे पास वो कौन सी फोर्स होती है, तो वो फोर्स हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक फोर्स नहीं है और इसके दरमियान जो डिफरेंस है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। तो वो फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। और यही बस हम डायरेक्ट लाइनें रट रहे हैं क्योंकि वीडियो में ऐसे ही आता है, डायरेक्टली कुछ भी पूछ लेंगे कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव होती है, डिफरेंस होता है या फिर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एक फोर्स नहीं है, ये भी याद होना चाहिए। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसके दरमियान होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। पूरी स्टेटमेंट की जो कितने भी बन सकते हैं आपने पूरी स्टेटमेंट याद रखनी है। और ये फोर्स है, मेन एमसीक्यू ये है कि कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन गोइंग अराउंड अ सर्कुलर वायर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ एंगल द ईएमएफ इज। ये जो ईएमएफ का सिंबल है ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास जब हम सर्कुलर वायर के अराउंड मूव करते हैं, इन गोइंग अराउंड अ सर्कुलर मूव वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है एज अ फंक्शन ऑफ एंगल द ईएमएफ इज। तो ईएमएफ ई किसके इक्वल होता है, जब हम ये सर्कुलर वायर की बात हो रही हो तो आपने याद रखना है कि ई जो है नॉर्मल, तो हमारे पास ये होता है, कहाँ गया, डेल्टा एरा डी फाई अपॉन डी टी। तो ये आपने याद रखना है। जब n टर्न्स होते हैं तो ये होता है कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स। जब n टर्न्स पे कॉइल कंसिस्ट करते हैं तो ये जो है इसके साथ n जो है वो इंक्लूड हो जाता है। और जब इसको मजीद हमारे पास जो किस में चला जाए, सर्कुलर वायर में चला जाए, तो ये ई जो है ईएमएफ जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, E 2 पाई r। तो ये आपने याद रखना, ई अलग होगा और 2 पाई r हमारे पास अलग से ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। तो ई फिर ब्रेसेस 2 पाई r, तो ये आपने वैल्यू याद रख लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इन सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। तो हमारे पास किसी भी द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। तो ये बाकायदा स्टेटमेंट है, लाइन है हमारे पास, और ये किस लॉ से बिलोंग करती है हमारे पास, ये लेंस लॉ से बिलोंग करती है हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल हमने काफ़ी लॉस पढ़ लिए हैं, किरचॉफ लॉ भी पढ़ लिया, लॉरेंट्स लॉ भी पढ़ लिया, पास्कल भी शायद पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, लेंस लॉ भी हमने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने जैसे जैसे मजीद लॉस पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होंगी चीज़ें कि वाकई हमारे हैंडआउट्स में कुछ लॉज इंक्लूडेड हैं। तो हमें ये नहीं लगेगा कि आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आ रही हैं। तो जब हम हैंडआउट्स को पढ़ते हैं हमें कम से कम ये तो पता चल जाता है कि ये चीज़ हैंडआउट्स में थी, मैंने नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये लॉ भी है, ये लॉ भी है, ये भी है, और भी होंगी जो कि हो सकता है हमने पढ़ी हो और हो सकता है हम अभी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं इनको हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकायदा ये हो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो है वो हैंडआउट से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होगी इसको भी वो एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो ये आपने याद रखनी है, ये किससे बिलोंग करती है, लेंस लॉ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इमेजिन अ कॉइल वाउंड विद वायर ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। ये भी आपसे जब ब्लैंक पूछ सकते हैं कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो हमारे पास क्या होती है, ये फाइनाइट होती है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस द इंड्यूस ईएमएफ इज। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी पॉजिटिव। या फिर हो सकता है आपसे पूछे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड डैश द इंड्यूस ईएमएफ इज पॉजिटिव, तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होती है। और इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, वो हमारे पास होता है पॉजिटिव। चीज़ों का आपने याद रखना है, रटे नहीं लगाने हमने। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है हमें इसी तरह से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट अपोजेस द डिक्रीज इन फ्लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है करंट अपोज द डिक्रीज इन बाय द करंट। करंट के जरिए जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपोजेस द डिक्रीज इन, जिसकी वजह से हमारे पास किसके अंदर डिक्रीज आता है, फ्लक्स के अंदर डिक्रीज आता है, द डिक्रीज इन फ्लक्स। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है हमारे पास, बिकॉज ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस रेजिस्टेंस की वजह से, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। तो किस बिकॉज ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस इन लूप के दरमियान। और ये भी ब्लैंक में पूछ सकते हैं, द डैश कैन नॉट कम्प्लीटली अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो कौन जो है हमारे पास चेंज इन फ्लक्स जो उसको अपोज नहीं कर सकता, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, इंड्यूस करंट होता है, जो कि हमारे पास करंट को अपोज नहीं कर सकता। द डैश कैन नॉट यानी इंड्यूस करंट कैन नॉट कम्प्लीटली अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यही थी आज की वीडियो हमारे पास, ये कंप्लीट वीडियो थी हमारे पास लेक्चर नंबर 28 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड।
तो फाइनल टर्म के जितने भी MCQs इस चैप्टर से बन सकते थे हैंडआउट्स के थ्रू मैंने वो बना लिए। कोई पास पेपर इसके अंदर नहीं इंक्लूड, सारी की सारी हैंडआउट्स से लाइनें उठाई हुई हैं। जितने भी ब्लैंक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सारे हैंडआउट से लिए गए हैं। और इससे पहले जितनी भी वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो हैंडआउट्स के थ्रू ही बनाई गई है, लाइन बाय लाइन वाइज। जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी चीज़ें वो मैंने सारी तकरीबन इंक्लूड कर दी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बीच में ब्लैंक से जो कि फालतू भी हैं तो उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। जिस तरह की ये MCQs हो गया, बाजार तो फालतू नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, तो मुझे तो नहीं पता सारी चीज़ें कि क्या चीज़ आएगी। पेपर सबका सेम नहीं होता, अलग अलग पेपर आते हैं। और वी वाले कोई पास पेपर भी नहीं देते जिसके थ्रू हम देख सकें कि पिछले साल कौन सा आया था या पास 10 ईयर से कौन सा आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी है, जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मुश्किल है मिल जाती हूँ। लेकिन हमने जो है अपनी प्रिपरेशन हैंडआउट्स के थ्रू करनी है, ना सिर्फ फिजिक्स की, बाकी भी हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स ले लें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज जो है वो अच्छी ना आ जाए। तो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी के थ्रू फॉलो करना है, या फिर किसी ऐसे को अपने यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करें जो कि आपको इस तरह हैंडआउट्स के थ्रू जो है वो लेकर जा रहा हो। तो वो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए भी, और जो पेपर में हम देने जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसके लिए ये शुरू कर दिया। फिजिक्स 101 में मैं खुद जो एक दफ़ा फेल हुआ था, तो उसकी वजह से अब मेरे को महसूस हो रहा है कि हैंडआउट्स के थ्रू जो है वो चीज़ें करनी पड़ती है, तभी जाके कुछ ना कुछ होता है। कम से कम हमें ये तो पता चल जाता है कि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, और अगली दफ़ा जब हम जाने देते हैं तो हमें पता होता है कि किस तरह से और कहाँ से MCQs आ रहे हैं, क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स है। अब तो यही नहीं पता चल रहा, पास पेपर से जाओ करेक्ट आंसर है या गलत है, जाके लिखो टिक लगाओ बस। एक दफ़ा लॉ पढ़ गई, लॉरेंट्स लॉ है, चलो बस लॉरेंट्स लॉ नज़र आ गई। अब पेपर में किरचॉफ है, जो भी हमने लॉरेंट्स पे ही क्लिक करना है क्योंकि हमने वही पढ़ा था वही होगी, बाकी लॉज तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ लेते हो तो जब आप ऑप्शन पे क्लिक भी करते हो, अगर कोई अलग से लो लिख भी दे तो आपको पता होता है कि ये तो इंक्लूड नहीं है, इसको तो साइड पे करो, बाकी में जो है उनमें से चूज़ करो। तो ये चीज़ें, और बाकी जब आप किसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं उसी के अंदर ही हमें पता चल जाता है मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है या कोई भी चीज़ ऐसी लिखी हुई है तो वो किससे बिलोंग करती है, मैग्नेटिक चीज़ से बिलोंग करेगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ खास पॉइंट्स जो है वो आपने नोट करने और उससे रिलेटेड अपने स्टेटमेंट और लॉ को कनेक्ट कर देने, ताकि जब आप बोले तो आपकी वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो सही है, वीडियो जो है फालतू में लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी पे क्लिक कर दें, और इस प्लेलिस्ट को आपने लाजमी फॉलो करना है। क्लिक करेंगे इसके अंदर अभी जो वीडियो अभी बन रही है वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाएगी, आने वाली वीडियोस भी ऐड हो जाएंगी, और पिछली वीडियोस जितनी भी हो चुकी हैं वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।